सभी छठे स्थान के फीनिक्स ने अपनी रक्षा के लिए अपनी सबसे मजबूत सुरक्षा का उपयोग करते हुए अपनी नाड़ियों के माध्यम से बेतहाशा ऊर्जा प्रवाहित की। नोवा और निचले स्तर के फीनिक्स के बीच विशाल बर्फ के गुंबद, दीवारें, स्तंभ और अन्य रक्षात्मक संरचनाएं बन गईं। फेंग गुओशी, अन्ना और ईव रक्षात्मक टीम में शामिल हो गए और उन्होंने बर्फ के फीनिक्स के रक्षात्मक उपायों के चारों ओर एक अतिरिक्त बर्फ का गुंबद और पहाड़ के आकार की जड़ें बनाई। फायर नोवा उनकी रक्षा पंक्ति से टकराई और एक ऐसा विस्फोट हुआ जिससे आसमान में अंधेरा छा गया। बूम! विशाल विस्फोट से परिदृश्य बदल गया और दुनिया दर्द से कांप उठी और चीखने लगी। जब यासेनिया और अन्य लोगों ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि आधे फीनिक्स के पंख और पर जल गए थे। इस विस्फोट में पौराणिक श्रेणी के 4 फीनिक्स मारे गए। एना, ईव और फेंग गुओशी एक जैसी चोटों के साथ यासेनिया के पास लौट आईं। एना और ईव ने अपना एक हाथ खो दिया था और उनके शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा बुरी तरह जल गया था। दोनों ने एक उच्च श्रेणी की गोली उठाई और उसे खा लिया। उन्हें अपनी प्रेमिका की रक्षा भी करनी थी। यासेनिया ने चारों ओर देखा और भय से उसकी आंखें फटी रह गईं। चारों ओर का दृश्य एक भयानक मंजर में बदल गया था। अग्नि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने बर्फ से ढके पहाड़ों को दसियों किलोमीटर गहरे और इतने चौड़े गड्ढे में बदल दिया था कि यासेनिया को उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। कभी बर्फ से ढका हुआ इलाका अब उबलते हुए लावा के सागर में बदल गया था। आसपास के पहाड़ भाप बनकर उड़ गए और आसमान का रंग लाल हो गया। ऐसा लग रहा था मानो फीनिक्स पर्वत के सामने नरक की खाई खुल गई हो। यासेनिया का शरीर डर से कांप उठा। क्या यही है पारलौकिक स्तर के साधकों की ताकत? ये तो मानो चलते फिरते प्राकृतिक आपदाएं हैं। तात्याना ने उससे जो कहा था वह वाक्य उसके मन में फिर से आ गया और वह कांपती हुई आवाज में उसे जोर से कहने से खुद को रोक नहीं पाई। परमलोक के नीचे सब चींटियां हैं। उसके चेहरे पर स्पष्ट सदमे को देखकर अन्ना और ईव उसके पास गईं और अपनी चोटों की परवाह किए बिना उससे कहीं अधिक लंबी ड्रैगननी को गले लगा लिया। चिंता मत करो नन्ही राजकुमारी, हम तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हैं। जब तक हम मर नहीं जाते नन्ही राजकुमारी को कोई खरोंच नहीं आएगी। यासेनिया ने उन्हें गले लगाया और गहरी सांस ली। खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इससे उसकी नाक जलते हुए मांस, जमीन और हवा की गंध से भर गई। फिर भी उसने अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को काबू में किया और अपने प्रियजनों की ओर देखा। वे सभी अभी भी उस हमले के भयावह परिणामों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब आत्मविश्वास से भरे कदमों से अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए वह उनके पास पहुंची और अपनी पूंछ और बाहों का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को गले लगा लिया। एंड्रिया और सेसिल पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन बाकी तीनों के साथ ऐसा नहीं था। उनका ध्यान किसी और चीज पर लगाने की कोशिश करते हुए यासेनिया ने कहा, देखो, ऐसा लगता है कि मां लड़ने वाली है। हालांकि अनगिनत चीखों और गर्जनाओं ने उसकी प्रतीक्षा को बाधित कर दिया। दूर घात लगाए बैठे राक्षसों का झुंड यासेनिया और बाकी लोगों को आराम करने का मौका दिए बिना ही आगे बढ़ गया। युद्ध के मैदान में आराम करने का एकमात्र तरीका मृत्यु ही थी। बाकी दासियां अपनी स्वामिनियों की रक्षा के लिए तैयार हो गईं। चूंकि विस्फोट पहाड़ के उत्तरी हिस्से में हुआ था और राक्षस दक्षिण में स्थित थे, इसलिए बर्फ निर्वाण पर्वत की ओर चलने के लिए पर्याप्त रास्ता था। उन असंख्य जीवों के कदमों से धरती कांप उठी। उनके सामने एक उच्च कोटि की दानव रानी खड़ी थी, जो अपनी शक्तियों का उपयोग करके जमीन को ठोस बना रही थी ताकि सेना के लिए फीनिक्स पर्वत तक पहुंचना आसान हो सके। फीनिक्स पर्वत ही एकमात्र पर्वत था जो अभी भी खड़ा था। जीवों का वह समूह इतना घना था कि पहाड़ की ओर बढ़ते ही वे जमीन को निगलते हुए प्रतीत हो रहे थे। चौथे और 5वें स्थान पर मौजूद फीनिक्स पक्षियों ने अपने घर की रक्षा करने की तैयारी की। राक्षस अपने भावी घर पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। लाखों बर्फीले फीनिक्स एक साथ चिल्लाए और उनकी मधुर आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। लाखों करोड़ों राक्षस चीखते चिल्लाते हुए अपनी अपनी युद्ध घोषणा के साथ जवाब देने लगे। राक्षसों और फीनिक्स पक्षियों का समूह पास आया। फिर दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। बर्फ और हवा के मंत्र हर जगह प्रकट हुए, जिन्होंने राक्षसों को भस्म कर दिया
और राक्षसों ने आग, अंधकार और लावा के मंत्रों से जवाब दिया, जिससे युद्ध क्षेत्र में विस्फोट हो गए। संख्या में राक्षसों ने फीनिक्सों को पछाड़ दिया, लेकिन फीनिक्सों की समग्र शक्ति कहीं अधिक थी। फीनिक्सों ने रक्षात्मक कौशल का उपयोग करते हुए, शक्ति में इस असमानता का लाभ उठाते हुए एक रक्षात्मक घेरा बनाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इससे चल रहे अराजक युद्ध की क्रूरता कम नहीं हुई। एक दानव ने एक फीनिक्स की पीठ पर छलांग लगाई, उसका पंख नोच डाला और उसे दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दूसरे फीनिक्स ने उसका बचाव करते हुए अपने पंख से दानव पर प्रहार किया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद घायल फीनिक्स के नीचे एक राक्षसी प्रकट हुई, जिसने भाले से ऊपर की ओर वार किया और अपने साथ ज्वालाओं का फव्वारा लिए हुए फीनिक्स की छाती को झुलसा दिया। हालांकि भाले के अंतिम प्रहार से पहले ही दूसरे फीनिक्स के नुकीले पंजों ने उसकी छाती को भेद दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। छठे रैंक पर पहुंचने की कगार पर खड़ा एक विशाल फीनिक्स किसी दूसरी जगह पर सांस से हमला कर रहा था, जिससे राक्षसों की भीड़ जम गई और अन्य फीनिक्स अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, जिससे बर्फ के भंवर और आंधी पैदा हो रही थी। शक्तिशाली फीनिक्स को अचानक बगल से धक्का लगा, जिससे वह नीचे राक्षसों के झुंड की ओर गिर पड़ा। राक्षस उस पर टूट पड़े और चारों ओर खून फैल गया, लेकिन एक जोरदार चीख के साथ उसकी आभा फट पड़ी, जिससे राक्षस दूर जा गिरे और उसका घायल शरीर दिखाई दिया। वहां शक्तिशाली राक्षस भी मौजूद थे, हालांकि उनका निशाना वहां मौजूद सबसे शक्तिशाली फीनिक्स फेंग गोशी पर था। वह उच्च स्तरीय दानव रानी और अन्य शक्तिशाली राक्षसों से लड़ रहा था और इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि कहीं गलती से यासेनिया की जान न चली जाए। इसके अलावा चूंकि वह यासेनिया की रक्षा के लिए उसके पास ही था, इसलिए कई लड़ाइयां उनके आसपास ही हुईं।